हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शोएब। और सबसे पहले मैं आप सबको हैप्पी न्यू ईयर की बधाई देता हूँ। आई होप आप इस साल में कुछ अच्छा करें, जो आपने सोचा है वो आपका पूरी तरह से मुकम्मल हो जाए। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में एक स्कीमेटिक है जो कि लेटेस्ट जनरेशन का है, उसके ऊपर हम देखते हैं कुछ कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। बेसिकली जो आज हम पढ़ेंगे वो स्कीमेटिक का विन सर्किट पढ़ेंगे। हमने काफ़ी मदरबोर्ड में, बहुत सारे मदरबोर्ड में विन सर्किट पढ़ा है अभी तक, तो ये भी थोड़ा सा कुछ अलग सा है। किसी ने मुझे कमेंट किया था, बताया था, तो मैंने सोचा चलो उसके ऊपर भी हम वीडियो बना लेते हैं। वो स्कीमेटिक है अपना, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और फिर मैं आपको बता दे दूँगा। ये जो स्कीमेटिक है ये डेल का है, जो कि 5570 का डेल का मॉडल नंबर है, और बोर्ड का जो पार्ट नंबर है वो F115P है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्क कर दिया मैंने। और इसका जो जनरेशन है ये 8 जनरेशन का लैपटॉप है। इसमें 7 जनरेशन और 8 जनरेशन दोनों आते हैं। ठीक है, 7th 8 जनरेशन का डायग्राम है ये। तो आज हम इस मदरबोर्ड में F115P के अंदर विन सर्किट को स्टडी करेंगे। तो विन सर्किट को स्टडी करने के लिए हमें उस पेज के ऊपर जाना पड़ेगा। तो उस पेज पे जो है अपना पेज नंबर नीचे से अगर आप आओगे तो मे बी 45 या फिर 50 के आसपास आपको विन सर्किट मिलेगा। तो मैं एक बार विन सर्किट के पास आ जाता हूँ। जैसे कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा विन सर्किट है, आपको दिख रहा होगा ये जो विन सर्किट है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है PJP DC। ये मेरा DC जैक है, और इसी DC जैक से आपका 19 वोल्ट आपके मदरबोर्ड में एंट्री होगा। एंट्री होने के बाद यहाँ पे एक कॉइल दिया रहेगा, और जिसका नाम प्लस DC इन अंडर स्कोर प्लस DC अंडर स्कोर IN करके ये है। इससे आगे का सर्किट आपको इसको कॉपी करके जब आप पेस्ट करोगे तो आपको मिलेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, मेरे को आगे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। मुझे आगे अभी 2 मॉसफेट की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे वहीं पे रुकना है जहाँ पे मॉसफेट नज़र आ जाए, एक मॉसफेट के बाद दूसरा मॉसफेट। ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये बहुत जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, लेकिन मुझे रुकना कहाँ पे है। सबसे बड़ी दिक्कत स्कीमेटिक में यही होती है कि हम स्टडी कैसे करें स्कीमेटिक को। ठीक है, हमें रुकना कहाँ है, हमारा जो टारगेट है वो क्या है। अभी जो हम यहाँ पे रुके हुए हैं, यहाँ पे रुकने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो कहाँ पे होगा, तो ये हमें पता होना चाहिए। और ये पता कैसे होगा, तो या तो आपके पास पहले से नॉलेज है, तो या आपने कहीं से कोर्स किया है तो आपको पता होगा कि जो DC जैक होता है वहाँ से 19 वोल्ट की एंट्री किन कंपोनेंट के साथ होता है। ठीक है, तो हम सबको पता है कि जो DC जैक होता है उसके बाद 2 मॉसफेट आते हैं। 2 मॉसफेट के बाद एक रजिस्टर आता है जिसका नाम CLR होता है। तो हमें ये कंपोनेंट चाहिए। ठीक है, तो हमारा टारगेट है मॉसफेट को ढूंढना। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे फाइंड के ऑप्शन में पेस्ट कर दिया हूँ, और मैं अब नेक्स्ट करके देखूँगा कि ये कहाँ पे जा रहा है। तो जब मैंने नेक्स्ट किया तो एक तो यहाँ पे आ रहा है सर्किट, लेकिन ये रजिस्टर के पास आ रहा है इस मॉसफेट को ट्रिगर करने के लिए। तो मेरा ये सर्किट तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये रजिस्टर के ऊपर आ रहा है। नेक्स्ट चलेंगे हम। नेक्स्ट कहाँ गया, यहाँ पे एक और जगह आ गया, देख सकते हैं यहाँ पे भी वही चीज़ रजिस्टर है। फिर दूसरी जगह जाएंगे तो यहाँ पे एक सर्किट है, और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है एक मॉसफेट, उसके बाद दूसरा मॉसफेट S1 S2। तो जब हमारे इस तरह से आपको अगर नज़र आता है तो हमें इससे आगे क्या देखना है, CLR। तो क्या CLR मिल रहा है,
तो आप देख सकते हैं इससे आगे का नाम जो है, सेकंड मॉसफेट के बाद जो नाम है वो +SDC_in बन चुका है। मतलब यहाँ पे CLR नहीं दिया गया है, इसको भी किसी और पेज के ऊपर दिया गया है। मतलब आप यहीं पे आपका टारगेट कंप्लीट होता है मॉसफेट ढूंढने का। लेकिन इससे आगे का टारगेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब आपको ये जो DC आपने सेलेक्ट किया था, अब इसको आप हटा दो। अब इससे मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे जो ढूंढना था वो मैंने ढूंढ लिया है। वो एक मॉसफेट ये है और दूसरा ये है। इससे आगे जाने के लिए आपको इसको कॉपी करना पड़ेगा SDC_in, तब जाके आपको CLR मिलेगा और आपको चार्जिंग IC भी वहीं मिलेगा जिस पेज पे आपका CLR होगा। क्यों मैंने ऐसा बोला, क्योंकि इस पेज पे आप देख सकते हैं यहाँ पे CLR वो IC नज़र नहीं आ रही है कोई सी भी। ठीक है, तो वो तो बाद में हम बात करेंगे। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, ये जो मेरे दोनों मॉसफेट है, ये दोनों मॉसफेट कैसे स्विच हो रहे हैं, कैसे इनका गेट ओपन हो रहा है, कैसे ये मॉसफेट ट्रिगर हो रहा है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं पहले इसके गेट को, कि जब ये 19 वोल्ट आपके DC जैक से निकलेगा, जब ये 19 वोल्ट आपके DC जैक से निकलता है इस तरह से, तो यहाँ पे ये नाम आएगा और ये नाम आपके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अब ये यहाँ से यहाँ पे कब जाएगा, तो आप देख सकते हैं इस मॉसफेट के अंदर, PQ3 मॉसफेट के अंदर का जो डायोड है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, जो कि 19 वोल्ट के वोल्टेज को ब्लॉक कर देगा। यहाँ पे ये वोल्टेज इधर ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से वोल्टेज को दूसरी तरफ शिफ्ट करने के लिए इसके गेट पे मिनिमम वोल्टेज देना ज़रूरी है। अब मिनिमम वोल्टेज चाहिए या मैक्सिमम चाहिए वो कैसे पता चलेगा, इसके मॉसफेट को देखने के बाद। तो ये मॉसफेट हमारा P चैनल का मॉसफेट है। कैसे पता चला P चैनल का मॉसफेट है, तो आप इस एरो मार्क को याद रख सकते हो। अगर ये एरो मार्क का तीर जो है अंदर की तरफ आएगा कभी भी, तो आपको समझना है ये P चैनल है। अगर कभी भी ये एरो मार्क बाहर की तरफ होगा तो आपको समझना ये N चैनल है। मैं एरो मार्क की बात कर रहा हूँ, डायोड की बात नहीं कर रहा हूँ। और एरो मार्क कौन सा है, तो ये छोटा सा जो आप मैंने अभी बॉक्स में कवर किया है, ये वो एरो मार्क है। तो अभी कहाँ पर है, ये अंदर की तरफ है। तो अंदर की तरफ जब होगा तो ये P चैनल होगा। अगर ये बाहर की तरफ होगा तो इसे N चैनल कहेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि P चैनल और N चैनल को कैसे पहचानेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अगर P चैनल है तो इसके गेट पे जो वोल्टेज चाहिए वो मिनिमम वोल्टेज चाहिए, मतलब कम वोल्टेज चाहिए। मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब ये है कि जितना वोल्टेज आपके सोर्स पे है या ड्रेन पे है, उससे कम को हम मिनिमम कहते हैं और उससे ज़्यादा को हम मैक्सिमम कहते हैं। तो अगर P चैनल का है तो मिनिमम चाहिए, मतलब सोर्स वोल्टेज से कम वोल्टेज चाहिए गेट पे। ठीक है, तो वो गेट पे वोल्टेज कम कैसे आएगा वो हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जब इसके गेट को आप लेके आगे चलोगे, जैसे कि इसका गेट अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे ये इसका गेट है और यही गेट इस तरफ भी जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये कैपेसिटर है। तो इसके कितने रास्ते बन गए, एक ये रास्ता है वोल्टेज आने का। कैपेसिटर से तो वोल्टेज आ नहीं सकता, क्योंकि जो कैपेसिटर है वो DC वोल्टेज को ब्लॉक करता है। तो वो इधर का जो 19 वोल्ट है वो इधर ही रुक जाएगा और इधर कुछ भी नहीं आएगा। तो अभी हमारा इस रास्ते से जो है वोल्टेज आएगा, लेकिन कितना, 19 वोल्ट तो नहीं चाहिए। क्यों, मैंने बोला मिनिमम चाहिए। 19 सोर्स पे जितना वोल्टेज है उतना वोल्टेज गेट पे नहीं चाहिए। तो कम कैसे होगा, तो अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो आप देख सकते हो नीचे आपको एक और रजिस्टर नज़र आ रहा है, और ये रजिस्टर कहीं ना कहीं जो है एक वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट बनेगा। तो आपको पता होगा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट क्या होता है। ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट बनेगा कैसे, जब आपका PQ5 वाला जो मॉसफेट है ऑन हो जाएगा। देखो, P चैनल मॉसफेट हो या N चैनल मॉसफेट हो, ऑन होगा तो काम करेगा और ऑन नहीं होगा तो काम नहीं करेगा। क्योंकि लैपटॉप में दोनों चीज़ होती है। कभी कभी मॉसफेट को ऑन करवाओगे तो आपका काम अच्छे से होगा, मतलब ओके कंडीशन में रहेगी। और कभी कभी क्या होता है, अगर वो मॉसफेट ऑफ रहेगा तब भी आपका काम अच्छे से होगा। लेकिन वो डिपेंड होता है सर्किट पे, कि वो जो मॉसफेट है वो किस सर्किट के साथ कनेक्टेड है। किसी सर्किट के साथ मॉसफेट कनेक्टेड होता है लेकिन वो बंद की कंडीशन में होना चाहिए। अगर वो ऑन हो गया तो आपका सर्किट खराब हो जाएगा। तो मैं अभी आपको दिखलाऊंगा कैसे और कौन सा वो सर्किट होता है। तो अभी फ़िलहाल आपको PQ5 ऑन की कंडीशन में चाहिए। ऑन की कंडीशन में क्यों चाहिए, ऑन की कंडीशन में इसलिए चाहिए जिससे जो मेरा PQ5 है
उसका सोर्स आप देख सकते हैं ग्राउंड है, यहाँ पे ग्राउंड है। ये ग्राउंड आपके ड्रेन से कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने से PR10 को एक ग्राउंड मिल जाएगा। ग्राउंड मिलने से क्या होगा, यहाँ पे PR8 और PR10 जो है एक वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट बना देगा, जिससे होता क्या है, जो आपका इनपुट वोल्टेज है इस रजिस्टर का PR8 का, उसको डिवाइड कर देगा इस रजिस्टर के अकॉर्डिंग। मतलब एक वोल्टेज डिवाइडर बनेगा। वोल्टेज डिवाइडर का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला के अंदर आपको वोल्टेज को इनपुट करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, और आपका वी आउट निकल के बाहर आएगा। वही वी आउट जो होता है आपके इस मॉसफेट के गेट पे जाएगा, तब जाके आपका मॉसफेट स्विच होगा। लेकिन वो सब होगा कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि इसका मॉसफेट जो PQ5 है वो ऑन कब होगा। ये तो हमें पता चल गया, ये ऑन कंडीशन में चाहिए, क्यों चाहिए ये भी पता चल गया, लेकिन ये ऑन कब होगा। तो जब कभी भी मॉसफेट का जो सोर्स ग्राउंड हो, मॉसफेट का सोर्स ग्राउंड हो, और अगर वो मॉसफेट ऑन कराना चाहते हो, चाहे N चैनल हो या P चैनल हो, सोर्स अगर ग्राउंड है, हमेशा अगर ग्राउंड होगा तो सोर्स ही ग्राउंड होगा, ड्रेन ग्राउंड नहीं होता कभी भी। अगर आपने देखा होगा तो नोटिस करके देख लेना, सोर्स के अलावा ड्रेन ग्राउंड नहीं मिलेगा। ड्रेन ग्राउंड कब होगा, जब वो मॉसफेट ऑन होगा। अगर छोटा सा मॉसफेट है 3 लेग का, इसको एक तरह से जेफेट का नाम दिया जाता है, मॉसफेट का कैटेगरी का ही होता है, लेकिन इसे जेफेट माना जाता है। तो जब ये मॉसफेट को ऑन कराना है तो इसके गेट पे आपको 3 वोल्ट देना पड़ेगा। N चैनल है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके गेट पे 25 वोल्ट चाहिए, ठीक है। इसके गेट पे 3 वोल्ट चाहिए, 3.3 वोल्ट चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो वोल्टेज गेट पे होता है वो कितना चाहिए होता है, सोर्स पे या ड्रेन पे आपका जो इनकमिंग और आउटगोइंग होगी वो क्या है। तो PQ5 में इनकमिंग और आउटगोइंग क्या है, ग्राउंड। मतलब सोर्स पे अगर ये मॉसफेट ऑन हो गया तो क्या होगा, ग्राउंड ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ से एक साथ कनेक्ट क्या होने वाला है, 0 वोल्ट। तो ये N चैनल में आप 3 वोल्ट देके करवा सकते हो। लेकिन अगर यहीं पे आपको मैं बात करूँ PQ3 में, और ये मेरा P चैनल है, तो इसके गेट पे 19 वोल्ट है। तो P चैनल में लो वोल्टेज चाहिए, कितना, 0 से लेके 9 वोल्टेज तक। लेकिन अगर N चैनल होता तो मेरे को हाई वोल्टेज चाहिए, कितना, 19 अगर है। अगर यही मॉसफेट मेरा N चैनल होता तो मेरे को 22 से लेके 28 वोल्ट तक चाहिए, तब जाके मेरा मॉसफेट ऑन होगा। तो गेट पे वोल्टेज कितना बनेगा ये डिपेंड होता है इसका इनपुट और आउटपुट के वोल्टेज से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि N चैनल है तो हमेशा 25 वोल्ट ही आएगा, P चैनल है तो हमेशा 0 वोल्ट ही आएगा, ठीक है। तो अब हम बात आगे चलते हैं अपनी। ये मॉसफेट मेरा ऑन होगा। इस मॉसफेट को ऑन होने के बाद, ऑन कैसे होगा पहले ये बता दूं मैं आपको। ये मॉसफेट जो ऑन होगा वो कैसे होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके नीचे एक रजिस्टर है, एक रास्ता। तो यहाँ से ग्राउंड ऊपर आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस रजिस्टर की जो वैल्यू है 1 मेगा ओम है, ठीक है। तो नेगेटिव ट्रिगर भी मिल सकता है, लेकिन अभी हम देख लेते हैं कि वोल्टेज का कोई रास्ता है। एक रास्ता ऊपर जा रहा है और दूसरा रास्ता नीचे भी है, और इधर से भी नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। पहले हम ऊपर को समझ लेते हैं कि ऊपर से हमारा PD10 कनेक्टेड है, एक डायोड है जो कि 3 लैख का डायोड है। इस डायोड पे पिन नंबर 2 पे जो वोल्टेज है वो कहाँ से आ रहा है, इस वोल्टेज डिवाइडर से बनाया जा रहा है। और पिन नंबर 3 पे कहाँ से वोल्टेज आ रहा है, इस वोल्टेज डिवाइडर से बनाया जा रहा है। तो वोल्टेज डिवाइडर बनता कैसे है पता है आप सबको। वोल्टेज डिवाइडर के लिए मैं ये वाला पेंसिल ले लेता हूँ जिससे मिटे ना। वोल्टेज डिवाइडर के लिए आपको एक वोल्टेज चाहिए जो कि यहाँ पे है, और 2 रजिस्टर चाहिए, और एक रजिस्टर का ग्राउंड होना ज़रूरी है। तो सब कुछ है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3.3 वोल्टेज है, और यहाँ 10 के, और यहाँ 100 के। तो समथिंग यहाँ पे जो वोल्टेज बनेगा 3 वोल्ट के आसपास ही बनेगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि याद रख लो, कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ जो ट्रिक वाली होती है, जो मैंने खुद से अपने आप से समझा है। कि अगर कभी, जैसे ये वाला पहले देखो, R1 भी 1 मेगा ओम का है, R2 भी 1 मेगा ओम का है। अगर दोनों रजिस्टर की सेम वैल्यू होती है तो जो वोल्टेज होता है, जो वी आउट होता है, वो बिल्कुल हाफ हो जाता है। किसका हाफ होगा, जो आपका इनपुट वोल्टेज है। तो इसमें इनपुट वोल्टेज कितना है, 19 वोल्ट या 20 वोल्ट। अगर 20 वोल्ट है तो आपका जो वी आउट है वो 10 वोल्ट निकलेगा। अगर 19 वोल्ट है तो आपका 9.5 निकलेगा। ये कब होगा, जब दोनों रजिस्टर की वैल्यू सेम हो। और अगर इसमें अगर मैं बताऊं, जैसे मैंने 3 वोल्ट बोला, यहाँ पे क्यों बोला,
क्योंकि इसका इनपुट ही 3.3 है। वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर R2 R1 से बड़ा होगा, जितना ज़्यादा होगा समझ लो कि जो इनपुट है उतना ही उसके नज़दीक होगा, मतलब उतना ही वोल्टेज अप्रोक्स हो सकता है। मैंने 3 वोल्ट बोला, हो सकता है 3.2 भी निकल के आ जाए। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। अगर मैं कैलकुलेट करूँ CALC कैलकुलेटर, तो आपको मैं दिखाता हूँ, फिर बता दूंगा। 3.3 इंटू R2 कितना है मेरा 100K इजिकल टू डिवाइडेड बाई कर देता हूँ एक बार 110 110। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आया 3, तो मैंने आपको बताया 3 वोल्ट, तो यहाँ पे अप्रोक्स 3 वोल्ट ही बन गया। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर R2 बड़ा है R1 से, तो जितना वोल्टेज आपने इनपुट किया है ना उसके अप्रोक्स ही बनेगा। अब ऐसा नहीं है कि 10 के है R1 और 20 है नीचे, तो 3 वोल्ट नहीं बनेगा, तो थोड़ा कम बनेगा थोड़ा सा। मतलब आप समझ लो कि अगर 10 होता तो 2.5 वोल्ट बनता, तो यहाँ पे समथिंग 2.8 वोल्टेज बन जाएगा, है ना। अगर R2 आपका कम होता, अगर समझ लो कि R2 10 है और ऊपर 100K है, तो वोल्टेज आपका समझ लो कि 891 वोल्ट 0.3 यही बनेगा। R2 ज़्यादा है तो वोल्टेज भी ज़्यादा बनेगा, R2 कम है तो वोल्टेज कम बनेगा। सिंपल सा यही समझो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वो इससे आएगा, जो कि 3 वोल्ट है। और पिन नंबर 2 पे कितना है, तो 2 पे देखने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ से ये वोल्टेज आएगा और यहाँ से ये दोनों कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये 19 वोल्ट तो मेरा यहाँ पे आ रखा है पहले से, ये दोनों कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलेट कब होगा, जब ये लॉजिक जो AC ओके का है वो हाई पे रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा वोल्टेज बन जाएगा, क्योंकि जो AC ओके है ये कहीं ना कहीं मेरी चार्जिंग IC से कनेक्टेड होगी, या फिर यहीं से आउटपुट हो रही होगी AC ओके। तो वो पता कब चलेगा, जब हम चार्जिंग IC को देखेंगे। तो अभी सिंपल सा फंडा समझो कि यहाँ पे जो डायोड 1 नंबर पे वो जो वोल्टेज निकालेगा, वो कहीं ना कहीं पिन नंबर 3 पे इनपुट होते ही ये डायोड से होते हुए आपके पिन नंबर 1 पे आ जाएगा। हो सकता है कि पिन नंबर 2 से भी आ जाए, लेकिन आपको क्या चाहिए 1 नंबर पे, आपका जो टारगेट है 1 नंबर पे क्या है 3 वोल्ट का है। वो क्यों है, ताकि PQ5 ऑन हो जाए। किस लिए, जिससे कि PR10 मेरा ग्राउंड हो जाए और मेरा PQ3 का जो मोसफेट है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो या तो 2 नंबर से आएगा तब भी मेरा काम होगा, 3 नंबर से आएगा तब भी काम होगा। तो 3 नंबर को पहले मैं आपको समझा दूं कि ये क्या है 3.3 VDP DC इन। 2 नंबर पे कैसे बनेगा वो तो समझ में आ गया, DC इन से बनेगा। लेकिन पिन नंबर 3 पे जो मैंने अभी 3 वोल्ट बोला वो कैसे बन रहा है, तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में कुछ चीज़ें अलग से दी गई है, इसीलिए मैंने इसको उठाया है। कि इसमें जो ये वोल्टेज है 3.3 अडेप्टर DC इन, वो एक रेगुलेटर से बन रहा है। ये एक रेगुलेटर है जो कि छोटा सा रेगुलेटर है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं PU1। यहाँ पे क्या है बेसिकली, ये देख सकते हैं अगर आपको दिख रहा है तो, कि इस रेगुलेटर का जो पिन नंबर 1 है इस पे आपका 19 वोल्ट आएगा। कहाँ से, आपका DC जैक से। देख सकते हैं यहीं से ये वोल्टेज यहाँ पे आ चुका है और इसको ग्राउंड भी मिल गया। ठीक है, और इसको इनेबल कैसे मिल रहा है, तो इनेबल भी देख सकते हैं यहीं से 19 वोल्ट को लेकर ही 100K और 15K। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया R2 ज़्यादा है तो वोल्टेज भी ज़्यादा बनेगा V आउट पे, अगर R2 कम है तो V आउट कम बनेगा। तो R2 कितना है 15 किलो ओम, तो यहाँ पे 19 वोल्ट समझ लो, और R2 कम है तो अप्रोक्स समझ लो कि यहाँ पे समथिंग 2.8 या 3 वोल्ट के आसपास ही बनेगा, है ना। कम बनेगा क्योंकि इनपुट 19 है और R2 कम है, तो अप्रोक्स इतना की आसपास बनेगा। इसको भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं एक बार। देखो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 19 इंटू 15 इजिकल टू डिवाइडेड बाय कर देता हूँ 115 115 इजिकल टू 2.4 वोल्टेज। तो इसके गेट पे आपको 2.4 वोल्टेज आएगा। 2.4 वोल्टेज से ये जो रेगुलेटर है ये इनेबल हो जाएगा। इसके इनेबल होने से आपका पिन नंबर 5 पे एक वोल्टेज जनरेट होगा जो कि 3.3 अडेप्टर अंडरस्कोर DC इन है। ये किसी DC जैक से नहीं बना है ये वोल्टेज इस PU1 रेगुलेटर से बना है। ये एक तरह का रेगुलेटर है। रेगुलेटर क्या होता है तो आप सबको पता होगा, इनपुट लेता है और उसको रेगुलेट करके कम वोल्टेज को आउटपुट करता है। तो ये वही कर रहा है, ज़्यादा वोल्टेज को लेने के बाद अंदर रेगुलेट करके वोल्टेज को दे रहा है जो कि 3.3 वोल्टेज है।
अगर ये वोल्टेज नहीं बना, हो सकता है कि जो आपका ये 19 वोल्ट का सर्किट है ये काम ना करे। क्यों ना काम करे? क्योंकि हो सकता है कि जो ये PQ5 है, जो जेफेट है छोटा सा, ये ऑन ना हो पाए, और आपका PQ3 जो बड़ा वाला मोसफेट है विन सर्किट का, वो ऑन नहीं हो पाएगा प्रॉपर गेट वोल्टेज ना मिलने के कारण। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो एक और सर्किट है, अगर मैं इसको मिटा के बताऊँ, जैसे कि यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे AC ओके भी तो आ सकता है, तो देखो AC ओके आ सकता है, लेकिन यहाँ पे एक दो चीज़ है, यहाँ पे @ भी लिखा है, लगा हुआ है, ठीक है, तो हो सकता है कि ये बोर्ड पे ना मिले। अब आपके हाथ में जब बोर्ड आएगा तब पता चलेगा। तो इसमें हमारा 1% डाउट है, लेकिन जो पिन नंबर 3 है इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये पूरा सर्किट के साथ ना ही @ है और ना ही, और इसमें क्या है, AC ओके चार्जिंग IC जब तक इसको हाई लॉजिक पे नहीं रखेगा तब तक ये वोल्टेज भी नहीं यहाँ बन पाएगा। तो हमारा 2 डाउट बन गया, तो इसलिए हमारा ये बनना PU1 पे कंपलसरी है, और इसको सेपरेट लगाया गया है ना बोर्ड पे, तो ये भी एक कारण है कि इसको सेपरेट अगर लगाया है तो ये बनना भी कंपलसरी है, मतलब बोर्ड को प्रोग्राम किया होगा इसको लेकर। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा सर्किट समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इससे आगे हम देखते हैं क्या है। इसको थोड़ा सा मैं छोटा करूं फिर आपको दिखलाता हूं अभी जो हमने समझा। चलो पहले जैसे कि अभी हमने क्या देखा था, हाँ, इसको मैं अगर साफ कर देता हूँ Ctrl Z से, हाँ, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ। मैंने आपको बताया कि PD10 पे वोल्टेज कैसे आएगा, इस पिन नंबर 3 पे कैलकुलेट होगा 3 वोल्ट, कैसे होगा, इसके लिए अलग से एक सेपरेट रेगुलेटर लगाया गया है, ये वाला, ठीक है। ये 3.3 जनरेट करेगा, और यहाँ पे आपका सॉरी ये बनेगा 3.3 अडेप्टर DC इन, और वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेट होकर पिन नंबर 3 से 1 नंबर पे आ जाएगा, और यही वोल्टेज आपके इस PQ5 को ऑन करेगा। ग्राउंड ऊपर जाने से आपका वोल्टेज डिवाइडर बनेगा। तो अभी तो हमने इस रास्ते को देखा था, लेकिन नीचे भी एक रास्ता है। क्या पता नीचे से अगर ग्राउंड ऊपर आ गया तब तो वोल्टेज नहीं बन पाएगा ना, हमारा वोल्टेज बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं कि नीचे क्या है। कोई प्रॉब्लम तो ऐसा नहीं है कि मेरे फ्यूचर में नीचे से कोई ग्राउंड ऊपर की तरफ आ जाए। तो हम नीचे की तरफ आते हैं, और नीचे की तरफ जब हम आए तो हमें 2 रास्ते मिले, एक नीचे ये वाला रास्ता और एक ये वाला रास्ता। और दोनों रास्ते को देखने से मुझे ये पता चल रहा है कि अगर ये मॉसफेट शॉर्ट हो गया या इसके गेट पे वोल्टेज आ गया, तो ये मॉसफेट जो है सोर्स टू ड्रेन आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, और कनेक्ट होने से जो है ग्राउंड ऊपर चला जाएगा। अगर ग्राउंड ऊपर गया तो आपका जो PQ5 था वो बंद हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड ऊपर जाने से इसके गेट पे 0 वोल्ट हो जाएगा, और एन चैनल का मॉसफेट 0 वोल्ट से काम नहीं करता, राइट। तो इस मॉसफेट को PQ16, PQ16 एंड PQ20 को मुझे बंद रखना है। क्या ये, अच्छा, ये तो आप सबको पता है कि अगर मेरा लैपटॉप बिल्कुल ओके कंडीशन में चल रहा है तो 100% ये बंद होगा। देखो किसी भी सर्किट को समझने के लिए ना, उसके पहले माइंड में ये सोचो कि ये लैपटॉप चल रहा था। अगर ये लैपटॉप चल रहा था तो ये कैसे काम कर रहा होगा। जाहिर सी बात है PQ5 को ऑन होना ज़रूरी होगा, और PQ5 ऑन कैसे होगा, तो वो डायोड 3 वोल्ट दे रहा होगा, और ये नीचे वाले जो PQ16 और PQ20 के जो मॉसफेट है, जो जेफेट है, ये बंद की कंडीशन में होंगी। बंद की कंडीशन में कैसे, इसके गेट पे ना ही 3 वोल्ट होगा, ना ही इसके गेट पे 3 वोल्ट होगा, और ना ही ये मॉसफेट शॉर्ट होगा। तो आपको उसी तरीके से चेक करना है कि इसके गेट पे ऐसा तो नहीं 3 वोल्ट आ गया जिसके कारण से मेरा 19 वोल्ट का सर्किट काम नहीं कर रहा, ऐसा तो नहीं मेरा PQ20 शॉर्ट हो गया, है ना। तो इस तरीके से हमें समझना होता है। तो अब हमें समझते हैं फिलहाल PQ20 को। तो अगर PQ20 को गेट को आप देखोगे तो आपको यहाँ लिखा है AC_DC1। ये क्या है ना, बेसिकली अगर आपने पढ़ा है नॉर्मल बोर्ड में AC_ऑफ लिखा रहता है, तो अगर इसके बारे में आपको पता है तो यही नाम का मतलब है AC_डिस, मतलब अडेप्टर करंट डिसेबल। सिंपल फंडा समझो कि जब आपने अडेप्टर लगा रखा है मदरबोर्ड में, तो आपसे आयो, आपका जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, वो पूछता है कि अडेप्टर को बंद कर दूं। मैं जो बोल रहा हूँ सिंपल वही समझना है आपको। जब आपने मदरबोर्ड में चार्जर लगा दिया तब आयो कहता है कि मैं अडेप्टर को बंद कर दूं। तो आपका सवाल क्या होगा, नहीं भाई अभी तो मैंने लगाया है लैपटॉप को चलाने के लिए, बंद नहीं करना, ठीक है। तो बंद नहीं करना, तो इसको 0 वोल्ट देगा आयो। अब आयो को आप बताओगे कैसे, AC ओके के मदद से। चार्जिंग IC से आपका AC ओके निकल जाएगा, और आयो को चार्जिंग IC से AC ओके मिल जाएगा, तो वो समझेगा अडेप्टर लग गया, इस AC ओके पे वोल्टेज नहीं देना, अगर दे दूंगा तो अडेप्टर बंद हो जाएगा, है ना।
तो सिंपल फंडा है कि आपके इसके गेट पे 0 वोल्ट होगा। अगर नहीं भी समझ में आता ये क्या है, तो मैंने वही चीज़ बोला, ओके कंडीशन को समझो। अगर आपने समझ लिया कि बोर्ड पहले किस कंडीशन में चल रहा था, तो आप इस सर्किट को बड़े ही सिंपल तरीके से समझ जाओगे, आपको कोई समझाए या ना समझाए। ठीक है, अगर आपने समझ लिया कि लैपटॉप चल रहा था तो कैसे चल रहा था। ठीक है, फिर PQ20 समझ में आ गया। जो AC डिस है वो अडेप्टर करंट डिसेबल का मीनिंग होता है, इसका मतलब है अडेप्टर करंट ऑफ, AC ऑफ, जो कि 3521 में 3542 में बहुत जगह आपने सुना होगा। ये लेटेस्ट जनरेशन में ये नाम यूज़ किया जा रहा है, AC_DIS। फिर आप देख लेते हैं PQ16। PQ16 कैसे काम कर रहा है, ये तो हमें समझ में आ गया कि जो PQ20 है इसको बंद कैसे रखना है, आयो बंद रख रहा है। हाँ, ये अगर शॉर्ट हो गया मॉसफेट तो अलग बात है, तो आपको ये चेक करना है मॉसफेट शॉर्ट नहीं होना चाहिए, सोर्स स्टूडेंट आपस में बीप नहीं करना चाहिए। ठीक है, और फिर आपका PQ16 के गेट पे भी आपका 3 वोल्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सर्किट को देखने से ऐसा लग रहा है कि ये वोल्टेज तो बन चुका है, जो कि अभी आपने देखा था डायोड पे वोल्टेज डिवाइडर से बन के जो मिल रहा था, जो एक रेगुलेटर बना रहा था, वही वोल्टेज PR22 पे भी आ गया। अब ये तो नीचे भी आ सकता है ना भाई, कोई रोकने वाला तो है नहीं। अगर आ गया तो ये मॉसफेट ऑन हो जाएगा, मॉसफेट ऑन हो गया तो फिर मेरा काम ख़राब हो जाएगा, फिर मॉसफेट बंद हो जाएगा PQ5। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इसके गेट पे मेरे को 0 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है। तो वो कैसे होगा, तो रास्ते को देखो, रास्ते को समझो। नीचे भी मॉसफेट है, इधर एक कैपेसिटर है, तो ये कैपेसिटर शॉर्ट तो नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो मेरा काम तो चलो होता ही रहेगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर ये मॉसफेट कैपेसिटर शॉर्ट भी हो गया तो। क्यों, क्योंकि इसका गेट लो हो जाएगा ना, और लो हो गया तो लो ही तो चाहिए मेरे को, ऑन इसको ऑफ रखना है। तो मैं बात नहीं कर रहा कैपेसिटर की, शॉर्ट हो या ना हो कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये मॉसफेट अगर ऑन नहीं हुआ, अगर ये मॉसफेट ऑन नहीं होगा तो ये वाला वोल्टेज नीचे आ जाएगा। इसीलिए मेरे को इस मॉसफेट को नीचे नहीं लाना है, इस वोल्टेज को मेरे को नीचे नहीं लाना है। इसके लिए मुझे जो है क्या करना पड़ेगा, PQ15, देखो ये PQ15 है और ये PQ5 है, दोनों को एक मत समझना। PQ15 को ऑन कराना जरूरी है, इसको ऑन कराना जरूरी है। कारण क्या है, जिससे मेरा PQ16 बंद रह सके। बंद रहेगा तो क्या होगा, PQ5 ऑन हो जाएगा। लोग इसी में फंस जाते हैं कि किसको बंद करना है, किसी को चालू करना है। देखो, मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि कुछ मॉसफेट होते हैं जिसको बंद रहना ज़रूरी है, तभी मेरा लैपटॉप चलेगा। तो यहाँ पे ये मॉसफेट बंद रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इसका काम अभी नहीं है, बाद में होगा पता नहीं, लेकिन अभी नहीं है। अगर ये मॉसफेट ऑन हो गया तो मेरा काम ख़राब करेगा। ठीक है, तो ये फिलहाल PQ जो 15 है, PQ15 है, ये ऑन कैसे होगा, इसके गेट पे वोल्टेज कहाँ से आएगा। इसके गेट पे जो वोल्टेज आएगा, देखो एक रास्ता ऊपर है, दूसरा रास्ता नीचे है, तीसरा यहाँ से है। 3 रास्ते मिले हमें, तीनों रास्तों को समझेंगे आसान तरीके से। तो तीनों रास्ते में क्या बता रहा है कि नीचे जाएगा, तो यहाँ पे तो @ है, नहीं लगा हुआ, और दूसरा है एक ऊपर, यहाँ पे भी ये रास्ता नहीं है, @ है, यहाँ पे भी @ है, और PU2 ये मेरा लगा हुआ है। ठीक है, PU शायद यहाँ भी मैड है, तो हो सकता है कि जो लॉकी है ये नहीं लगा होगा, जो मैड है वो लगा होगा। ठीक है, थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम कभी कभी ये भी हो जाती है कि हर जगह @ है, तो क्या समझे। तो आपको सिंपल ये समझना है, देखो यहाँ लिखा है लॉकी @ और यहाँ लिखा है मैड @ तो हो सकता है कि बोर्ड में अगर मैड है तो वो कंपोनेंट लगा है, और जहाँ लॉकी है वहाँ कंपोनेंट नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो मैड में ये ऊपर भी है और इधर भी है और नीचे नहीं है। तो ये काम कैसे करता है, ये बेसिकली जो आप देख रहे हो PU2, ये एक एंड गेट है, ये एक एंड गेट है। एंड गेट ये एक लॉजिक होता है, लॉजिक गेट्स में ये आते हैं। तो एंड गेट का आपको पता होना चाहिए कैसे इसका काम होता है, क्या इसका प्रिंसिपल है, तब आप इस सर्किट को समझ पाओगे। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे चैनल पे जाके लॉजिक्स गेट्स के बारे में देख सकते हैं, जिसमें आपको बड़े ही आसान तरीके से समझाया गया है, जो कि एक रिपेयर को ज़रूरत है समझने के लिए। कोई थ्योरेटिकल मैं ज़्यादा नहीं समझाता हूँ, उलझना नहीं है, बोर्ड को रिपेयर करना है ना। तो पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 यहाँ पे देख रहे हैं, 3 4 5 टोटल 5 पिन का है। तो ये जो एंड गेट है ये काम कैसे करता है, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 के अकॉर्डिंग। फिर ये 5 और 4 क्या है, तो 3 नंबर ग्राउंड है, और 5 नंबर इसको वेकअप कराने का काम कर रहा है, इस जो एंड गेट है इसको ऑन कराएगा। और पिन नंबर 4 से आपका ओ मतलब आउटपुट निकलेगा। आउटपुट निकलने के लिए आपका पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 ही जिम्मेदार होता है।
जिम्मेदारी मतलब ये होती है कि पिन नंबर 1 पे भी आपका वोल्टेज होना चाहिए, मतलब हाई पे होना चाहिए। पिन नंबर 1 पे भी 1 होना चाहिए और पिन नंबर 2 पे भी आपका हाई मतलब 1 होना चाहिए, तब जाके आपका आउटपुट भी 1 निकलेगा, मतलब हाई निकलेगा। हाई कहने का मतलब एक वोल्टेज आएगा। अब दोनों के गेट पे 1 1 है या नहीं, तो देखो पावर सेलेक्ट, तो समझ लो कि मैड मतलब बोर्ड पे लगा हुआ है, लॉकी नहीं लगा हुआ। तो मैड पे क्या है, आपका एक वोल्टेज आएगा जो कि एलडीओ हो सकता है, यहाँ से आपका इस पे आ जाएगा। और HW_AC_AV_NB ये भी आपका कहीं ना कहीं आयो से ही आ रहा है, ठीक है। मतलब ये दो इनपुट आपके इस एंड गेट पे आएगा। अगर इन दोनों में से एक भी पिन पे लो है, मतलब अगर ग्राउंड है, तो आपका जो आउटपुट है वो भी ग्राउंड निकलेगा बस। तो इसलिए इसके दोनों गेट पे एक वोल्टेज होना चाहिए, मिनिमम वोल्टेज कम से कम पॉजिटिव में 1.82 वोल्ट के आसपास से ऊपर होना चाहिए, तब जाके आपका ये जो एंड गेट है PU2 ये एक हाई लॉजिक आउटपुट करेगा और PQ15 को ऑन करेगा। ऑन करने से जो है ये ग्राउंड ऊपर चला जाएगा। ग्राउंड ऊपर जाने से आपका ये वाला मॉसफेट PQ16 बंद हो जाएगा और ये ग्राउंड सिर्फ यहीं तक रहेगा। अगर आप ये सोचो कि ग्राउंड ऊपर चला जाएगा, ग्राउंड ऊपर नहीं जाएगा। कारण क्या है कि ये जो PR22 है इसकी वैल्यू 100 किलो में है, तो ये प्रोटेक्शन के मोड में आ जाएगा, प्रोटेक्ट करेगा अपने आप को, ठीक है। तो ये PQ16 ऑन हो जाएगा। PQ16 के ऑन होने से क्या होगा, सॉरी PQ16 बंद हो जाएगा ना, क्योंकि PQ15 ऑन हो जाएगा। तो PQ16 बंद होने से क्या होगा कि आपका जो PD डायोड था ये वाला, यहाँ से ये वोल्टेज निकाल के ये PQ5 के गेट पे देगा। ये वाला भी मॉसफेट बंद होगा, PQ20 बता दिया था क्यों। तब जाके ये ग्राउंड ऊपर जाएगा। ग्राउंड ऊपर जाने से आपका ये सर्किट कंप्लीट होगा और यहाँ पे आपका मॉसफेट ट्रिगर हो जाएगा। मॉसफेट ट्रिगर होने के बाद सेकंड में आप देख सकते हैं यहाँ पे और एक चीज़ है, यहाँ पे एक और है। यहाँ पे देखो ऊपर भी एक सर्किट जा रहा है डायोड का और यहाँ पे ये मॉसफेट है, तो दोनों का काम वही है। लेकिन यहाँ पे है क्या, एक ही चीज़ लगा होगा बोर्ड पे, ये नहीं लगा होगा, ये लगा होगा। हो सकता है ये लगा हो, देखो प्रैक्टिकल आपके हाथ में बोर्ड होगा, मेरे हाथ में नहीं है, तो एक ही दो जगह नहीं दिया जा सकता, इसलिए ये मॉसफेट का यूज़ किया होगा, डायोड का यूज़ ना किया हो सकता है कि डायोड का यूज़ किया हो, मॉसफेट का यूज़ ना किया हो। तो जब आपके हाथ में बोर्ड आएगा तब हम सर्किट को समझ रहे हैं। 19 वोल्ट अब आपका आ चुका है जिसका नाम है +DC_in_SS। अब यही चीज़ आपके इस मॉसफेट को पार करेगा। अब इस बोर्ड में क्या है, इस मॉसफेट में ये डायोड देख सकते हैं, यहाँ से ये भेज देगा, लेकिन थोड़ा सा लीक करके। इसको ऑन कराओ या मत कराओ, आपका वोल्टेज आपके जंक्शन तक पहुंच जाएगा, जिसे आप CLR कहते हैं, लेकिन लीकेज के साथ थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन PQ3 में ऐसा नहीं था। PQ3 में इसका गेट को खोलना 100% जरूरी था। क्यों था, क्योंकि इसके अंदर का डायोड जो है डायरेक्शन जो है रिवर्स में था, ब्लॉकिंग कर रहा था, ठीक है। तो इसके गेट को अगर मैं समझूँ तो जल्दी जल्दी मैं इसको समझा देता हूँ, क्योंकि मेरे को इस बोर्ड का ही एक सर्किट है जिसे समझाना है, टाइप सी है। और टाइप सी के बारे में थोड़ा सा मैं इसमें बता दूंगा आपको, अगर होगा, नहीं तो पार्ट 2 का नाम दे दूंगा, देखते हैं। तो यहाँ पे PQ4 जो है ये वाला मॉसफेट, इसका रजिस्टर ये रहा PR9, बड़ा कर देता हूँ। PQ4 पे जो वोल्टेज बनेगा वो भी वोल्टेज डिवाइडर से बनेगा, क्योंकि P चैनल है। तो PR9 और PR12 देख सकते हैं, ये दोनों एक वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट बनाएंगे। लेकिन ये बनेगा कब, जब R2 को ग्राउंड मिलेगा, तो PQ6 को ग्राउंड मिलेगा, PQ6 ऑन होगा तब। देख सकते हैं ये ग्राउंड है, कब होगा ऑन, तो इसको ऑन होने के लिए भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा सर्किट बनाया है। यहाँ से ये वोल्टेज आपका DC इन से नीचे आएगा जो कि PR51, और ये इधर से इस मॉसफेट को ट्रिगर करेगा, ऑन करेगा। ऑन करने से नीचे वाला ग्राउंड, सोर्स वाला ग्राउंड ड्रेन पे चला जाएगा, जिससे की वजह से इसको ग्राउंड मिलेगा और ये वोल्टेज डिवाइडर बनाएगा। और वी आउट कितना बनेगा इसका, अगर यहाँ पे 19 वोल्ट है तो यहाँ पे आपको 9.5 वोल्टेज के गेट पे मिलेगा। जो 1% का टॉलरेंस मिलता रहेगा, कम से कम हो सकता है कि 9 वोल्ट मिले या हो सकता है 10 वोल्ट मिले, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना मिलेगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम। तो यहाँ से वोल्टेज आपका आगे, क्योंकि अगर मैं इसमें दिख रहा हूँ तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ा सर्किट है नहीं, देखो यहाँ पे बस ये मॉसफेट ऑन होना है और यहाँ से कोई भी सर्किट नहीं कनेक्टेड है। वोल्टेज डिवाइडर बनेगा यहाँ पे बेसिकली, जो इस मॉसफेट को ऑन कराएगा, PQ6 को PR17 PR11 वोल्टेज डिवाइडर बनाएगा।
अब कितना बनेगा तो देख सकते हैं PR17 R2 जो है 56 किलो है और R1 510 है, तो R2 कम है तो वोल्टेज कम से कम 3 से 3.5 वोल्टेज तक बनेगा। फिर आपका जो आउटपुट है मतलब PQ4 से निकला वो SDC_in पे आ गया। अब यहाँ से मुझे कहाँ जाना है, अपने जंक्शन पे मतलब अपने CLR पे। अब CLR कहाँ पे है, तो CLR किसी दूसरे पेज पे होगा, जब आप इसको कॉपी करोगे तो आप जा सकते हो। लेकिन अब यहाँ से हो सकता है कि 3-4 सर्किट पे पहले से जा चुका होगा, लेकिन हमारा जो टारगेट है यहाँ से वो सिर्फ CLR पे होना चाहिए। मतलब एक CLR आएगा, उस CLR के साथ आपका चार्जिंग IC कनेक्ट होगा, जिसके CLR के दोनों लेग आपकी चार्जिंग IC में एंट्री कर रहा होगा। तो आप टारगेट बना के स्टडी करते हो तो आपको जल्दी से और आसानी से समझ में आता है। तो हम CLR पे अगर चलें तो आपको समझ में आएगा कैसे। मैं ये रिफ्लो पे क्लिक कर दिया, क्या छोटा सा सर्किट था, एक मिनट, मैंने रिफ्लो क्यों कर दिया, अच्छा तो वो बड़ा कर दिया मैंने, इसको छोटा कर देता हूँ। कहाँ पे थे हम, शायद 50 पे थे क्या, वो सर्किट थोड़ा आगे पीछे हो गया, अपने सर्किट पे चलते हैं एक बार। हाँ ये रहा, हम आ गए। तो ये रहा मेरा CLR जो कि PR-B01 है, और यहीं पे आपका ये SDC_in आता है। और इसी CLR का जो दोनों लेग है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपके चार्जिंग IC के अंदर एंट्री करता है। किस लिए करता है तो आप सबको पता होगा, ये एम्पियर की इंफॉर्मेशन चार्जिंग IC को बताता है, क्योंकि जो CLR होता है यहाँ पे अडेप्टर का वोल्टेज भी आता है और बैटरी का वोल्टेज भी आता है। तो अडेप्टर से चल रहा है बैटरी या लैपटॉप या बैटरी से चल रहा है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन चार्जिंग IC को चाहिए, जिससे आप ये आपके माइक्रो कंट्रोलर को इन्फॉर्म कर सके लैपटॉप अडेप्टर से चल रहा है या बैटरी से चल रहा है। ये देखो ACO के एक अलग चीज़ है, और करंट की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होती है, ठीक है। इसीलिए CLR की कनेक्टिविटी आपकी चार्जिंग IC से होती है। और इसी लैपटॉप में मैं एक चीज़ आपको दिखला रहा हूँ कि इस लैपटॉप में बात किया गया है टाइप C के बारे में, टाइप C। तो मेरे को स्पेशली इसी के बारे में बनाना था, तो मैंने उस सर्किट को मैंने देखा था, तो मुझे लगा कि काफ़ी लोगों का डाउट ज़रूर होगा इस तरह के सर्किट को समझने में, इसलिए मैंने उस पहले वाले मोस्फेट को समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। टाइप C को हम देख लेते हैं, उससे पहले मैं टाइम देख लेता हूँ कितने का ये रिकॉर्डिंग हो चुका है। ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत भी हो जाता है अपने। तो ये लगभग 37 मिनट का हो गया है, तो क्यों ना मैं इसको सेकंड पार्ट में डाल दूँ। तो इसको मैं यहीं तक रखता हूँ, फिर मैं इसको दूसरा पार्ट का नाम देके अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो को कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर कोई डाउट है तो भी बताएं। अगर आपको कोई नया टॉपिक के ऊपर कुछ वीडियो चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।